बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम ज़ीशान बशीर एंड योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, एक्सरसाइज 2.6 से 2.8 बुक 1 में से हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेट्स की मल्टीप्लिकेशन को। जब हम सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। वो हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आइए इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और जो दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वाई। हम इन दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने क्या करना है, हमने ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो बनाने हैं। हम क्या करेंगे, 1 को पहले x के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1x, फिर आ जाएगा 1y, फिर आ जाएगा 2x 2y 3x 3y। तो ये हमारे पास a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। तो अब हमने फाइंड करना है b क्रॉस a। तो b क्रॉस a के लिए हम सेट b को पहले कंसीडर करेंगे और सेट a को बाद में कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास पेयर्स क्या आएंगे, x1 x2 x3 फिर y1 y2 और y3। स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a इन जनरल। अगर आप यहाँ पे देखें, a क्रॉस b और b क्रॉस a ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर देखें, ये 1x है, यहाँ पे अगर आप देखें ये क्या है, x1 है। तो हमें पता है कि ऑर्डर पेयर xy नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर yx। तो इस वजह से a क्रॉस b जो है ये b क्रॉस a इन जनरल आपस में इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b। एन a क्रॉस b इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b हमारे पास आ गया 6 और हम 6 को लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2। अगर आप देखें ये जो 3 है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a है और जो 2 है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b है। तो हमारे पास n a क्रॉस b किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, n a इंटू n b। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं n a क्रॉस b इक्वल टू n b क्रॉस a। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a। अगर आप देखें a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं वो हैं 6 और b क्रॉस a में भी कितने एलिमेंट्स हैं वो हैं 6। a क्रॉस b b क्रॉस a आपस में इक्वल तो नहीं होते, लेकिन इनकी कार्डिनलिटी जो है वो सेम होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इफ़ a और b इज़ एम्प्टी सेट देन a क्रॉस b इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट इक्वल टू b क्रॉस a। अगर स्टूडेंट्स a और b में से कोई एक एम्प्टी सेट है तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या आएगी, वो एम्प्टी सेट आएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाइनरी रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर आप a क्रॉस b का या b क्रॉस a का कोई सबसेट कंसीडर कर लें तो उस सेट को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैंने कुछ पेयर्स सेलेक्ट किए। वो पेयर्स मैंने सेलेक्ट किए 1x 1y और 3y। ये एक मैंने सेट R में लिख दिए। ये जो हमारे पास सेट है ये a क्रॉस b का सबसेट है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है। स्टूडेंट्स, अगर हमने रिलेशन की डोमेन लिखनी है तो डोमेन ऑफ R जो है वो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x सच दैट ऑर्डर पेयर xy बिलोंग्स टू R। अगर आप इन ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर लें तो वो जो हमारे पास सेट होगा उसको हम डोमेन कहेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर की जो सेट बिल्डर फॉर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है y सच दैट ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के, इनका जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज ऑफ आर है वो है एक्स वाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। स्टूडेंट्स, अगर हमने देखना है कि सेट ए से सेट बी की तरफ कितने रिलेशन बन सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर m क्रॉस n।
स्टूडेंट्स अगर आप देखें सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, वो हैं 3, तो हम m की जगह पे 3 लिख देंगे। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास हैं 2, तो हम n की जगह पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हमारे पास कितना होगा, वो होगा 64। तो स्टूडेंट सेट ए से सेट बी की तरफ हमें रिलेशन मिल सकते हैं, वो टोटल कितने होंगे, वो हमारे पास होंगे 64। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन की मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच डैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। स्टूडेंट्स अगर हम इस ऑर्डर पेयर में A और B की पोजीशन चेंज कर दें तो हमें इस R का इन्वर्स मिल जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन। तो R इन्वर्स इक्वल टू बी ए सच डैट B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन था R, हमने क्या करना है, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है। तो हमारे पास जो R इन्वर्स आएगा वो होगा ऑर्डर पेयर x1, फिर ऑर्डर पेयर y1 और ऑर्डर पेयर y3। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे इस इन्वर्स की डोमेन देखें तो वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन ऑफ R इन्वर्स इक्वल टू, हमने क्या करना है, ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो वो हमारे पास आएगा x और y। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज ऑफ R इन्वर्स। रेंज ऑफ R इन्वर्स स्टूडेंट्स क्या होगी, जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आएगा 1 और 3। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें जो डोमेन ऑफ R है वो इक्वल आ रही है रेंज ऑफ R इन्वर्स के, और जो रेंज ऑफ R है वो इक्वल आ रही है डोमेन ऑफ R इन्वर्स के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डोमेन ऑफ R इक्वल टू रेंज ऑफ R इन्वर्स एंड रेंज ऑफ R इक्वल टू डोमेन ऑफ R इन्वर्स। स्टूडेंट्स अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशन एफ ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन को हम कहेंगे कि वो फंक्शन है अगर उस पर 2 कंडीशंस होल्ड कर दें। सबसे पहली कंडीशन ये है डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सेट ए। सेकंड कंडीशन ये है नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आइए एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट है A1 4 6 और एक सेट है B2 और 8। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और वहाँ से मैंने कुछ सबसेट सेलेक्ट किए जो कि हमारे पास रिलेशंस हैं। R1 अगर आप देखें वो हमारे पास है ऑर्डर पेयर 1 2, ऑर्डर पेयर 4 8 और ऑर्डर पेयर 6 8। नेक्स्ट है R2, वो हमारे पास है ऑर्डर पेयर 1 8, ऑर्डर पेयर 1 2 और ऑर्डर पेयर 4 8। स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि ये जो रिलेशंस हैं क्या हमारे पास ये फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले देखना है ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखें क्या हैं, वो हमारे पास 1 4 और 6। जो डोमेन ऑफ एफ है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, सेट ए के। इसका मतलब ये जो R1 वाला रिलेशन है ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं R2। स्टूडेंट्स अगर आप R2 में देखें जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम रिलेशंस को बलून्स की फॉर्म में लिखकर चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शंस हैं कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक सेट A है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 और 6, और एक सेट B है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 और 8। 1 जो है अगर आप देखें वो 2 के साथ मैप हुआ है, और 4 जो है वो 8 के साथ मैप हुआ है, 6 जो है वो 8 के साथ मैप हुआ है। स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन की एक और डेफिनेशन भी है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इन सेट A देयर इज़ अ यूनिक इमेज इन सेट B। हमने ये देखना है कि सेट A के हर एलिमेंट के लिए सेट B में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 मिल रहा है, एक यूनिक इमेज मिल रहा है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है, और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें ये जो R2 है इसमें जो 1 है इसके 2 इमेजेस हमें मिल रहे हैं, हमें तो एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं होती, या रेंज ऑफ एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट होती है सेट बी का।
नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स रेंज ऑफ एफ जो है वो सेट बी के इक्वल होती है, यहाँ रेंज ऑफ एफ जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होती है सेट बी का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने ये देखना है नो रेपिटेशन इन सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। हमने ये देखना है कि ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो वो जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो वन वन फंक्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और इनटू भी हो उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। स्टूडेंट्स आइए टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और बी सेट में एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड और टी। हमने ये बताना है कि क्या ये फंक्शन जो है ये वन वन है, इनटू है, इंजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन लिखा। ए जो है ये एक्स के साथ एसोसिएट हुआ है, हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया ए एक्स, फिर आ गया बी जेड, फिर आ गया सी वाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन वन वन है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें एक्स जेड वाई, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं हो रही, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनटू फंक्शन को। इनटू फंक्शन स्टूडेंट्स क्या था, उसमें रेंज ऑफ एफ जो थी वो सेट बी के इक्वल नहीं आती थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो रेंज हमारे पास आएगी वो आएगी एक्स वाई और जेड, और जो रेंज का सेट है वो हमारे पास सेट बी के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन भी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इंजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और इनटू भी हो उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन के लिए हम देखते हैं, अगर यहाँ पे टी एलिमेंट यहाँ पे ना होता तो हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो थी वो सेट बी के इक्वल आ जानी थी। तो फिर हमारी जो ऑप्शन होनी थी करेक्ट वो हमारी होनी थी बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, रिलेशन इज बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। हमने ये देखना है कि इस एक्स पे क्या कंडीशन होगी कि ये जो हमारे पास रिलेशन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा ऑप्शन। अल्फ़ा ऑप्शन में से अगर आप देखें लिखा हुआ है एक्स लेस देन 3। हमने 3 से लेस कोई नंबर पिक करना है, वो हम एक्स की जगह पे लिखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा ऑप्शन को। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 3। हम 3 से ग्रेटर कोई नंबर पिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने पिक किया 4। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या वो बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं आ रही, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या ये वन वन फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स वन वन फंक्शन के लिए हमने सेकंड एलिमेंट्स देखने हैं। अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। तो इसका मतलब ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ पे हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसका फार्मूला हमारे पास होगा m की पावर n। यहाँ m b का ऑर्डर है और n a का ऑर्डर है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि a से b की तरफ कितने वन वन फंक्शंस बन सकते हैं। उसका स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है npm, वेयर m इज़ लेस देन इक्वल टू n। यहाँ पे npm क्या है, ये परमोटेशन है। यहाँ m a का ऑर्डर है और n b का ऑर्डर है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। स्टूडेंट्स अगर सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स इक्वल हों और हमने ये देखना हो कि कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम n का फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, f इक्वल टू हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच डैट y इक्वल टू f ऑफ x। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वन वन फंक्शन की एक डेफिनेशन देखते हैं। f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 नॉट इक्वल टू x2। स्टूडेंट्स अगर इमेजेस बराबर नहीं हैं तो उनके प्री इमेजेस भी हमारे पास बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2
इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 इक्वल टू x2। स्टूडेंट्स अगर इमेजेस बराबर हैं तो उनके जो प्री इमेजेस हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। विच वन इज़ वन वन फंक्शन। हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है वो वन वन फंक्शन है। सबसे पहली ऑप्शन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो आप ये देखें कि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो ये वन वन फंक्शन भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास बीटा ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। हमने सबसे पहले देखना है कि ये क्या हमारे पास फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे कोई x की वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल हम पुट करते हैं 2, तो हमारे पास आएगा 4। तो हमें x की एक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये वन वन फंक्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम x की जगह पे -1 पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और अगर हम 1 पुट करें तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चार्ली ऑप्शन y इक्वल टू 2x + 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन जो होता है वो हमेशा बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, तो यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है a से b की तरफ, और उसका जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास होगा b से a की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन में और मे नॉट अ फंक्शन। जो फंक्शन का इन्वर्स है वो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन सेट ए देयर इज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। स्टूडेंट्स अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमें सेट बी के हर एलिमेंट के लिए सेट ए में एक यूनिक इमेज मिलेगा, तो इसका मतलब इसका जो इन्वर्स भी है वो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें हमारे पास एक यूनिक इमेज मिल रहा है, तो ये हमारे पास a से b की तरफ एक फंक्शन है। लेकिन अगर हम b से a की तरफ देखेंगे तो हमें b के 2 इमेजेस मिल रहे हैं, मतलब हमें एक यूनिक इमेज नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट अ फंक्शन। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव फंक्शन। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसका इन्वर्स हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, एक सेट A है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट B में भी एलिमेंट्स हैं A B C। अगर आप A से B की तरफ देखें तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर आप B से A की तरफ देखें तो ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक फंक्शन है सेट A से सेट B की तरफ, और अगर हम उसका इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास होगा सेट B से A की तरफ, तो उस केस में डोमेन ऑफ F जो है वो रेंज ऑफ F इन्वर्स के इक्वल आ जाएगी, और जो रेंज ऑफ F है वो किसके इक्वल आ जाएगी, डोमेन ऑफ F इन्वर्स के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। इन्वर्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज। स्टूडेंट्स हमने इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और हमने इस इक्वेशन का इन्वर्स देखना है। तो हमने क्या करना है, हमने y की जगह पे x रिप्लेस कर देना है, और जो x है उसकी जगह पे y रिप्लेस कर देना है। यहाँ से अगर हम y फाइंड करें तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बनती है चार्ली ऑप्शन। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनी ऑपरेशन। यूनी ऑपरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसको एक सिंगल नंबर पे परफॉर्म करते हैं और हमें एक सिंगल नंबर मिलता है। वो जो सिंगल नंबर होता है वो या तो सेम सिस्टम को बिलोंग करता है या डिफरेंट सिस्टम को बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सारे जो हैं ये हमारे पास यूनिट ऑपरेशन है। आइए इनकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल आ गया, 5 के। जो स्क्वायर रूट था ये एक सिंगल नंबर पे ऑपरेट हुआ तो हमारे पास एक सिंगल नंबर ही आया। और 4 क्यूब किसके इक्वल आ गया, 64 के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्यूब है ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, यूनिट ऑपरेशन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशन।
बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसको दो नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं और एक हमें एक सिंगल नंबर मिलता है, और जो सिंगल नंबर होता है वो या तो सेम सिस्टम को बिलोंग करता है या डिफरेंट सिस्टम को बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो हैं प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। आइए इनसे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 2 + 5 = 7। अगर आप देखें यहाँ पे 2 और 5 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 7। हमारे पास एक सिंगल नंबर आया है, इसका मतलब ये जो प्लस है ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट है 5 × 2 = 10। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास एक सिंगल नंबर आया है तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम G क्रॉस G टू द सेट G। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है G क्रॉस G से सेट G की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, हमने उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास n क्रॉस n है और सेकंड सेट देखें वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है। स्टूडेंट्स हम कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n में से कोई एक ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करते हैं, उस पे ये एडिशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3। जो 3 जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि n क्रॉस n के हर ऑर्डर पेयर के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है सेट n में। इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम n क्रॉस n टू n। स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट Z। हमने इनमें से बताना है कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है इन सेट Z में। Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम इंटीजर्स में से कोई दो नंबर पिक करें, उनको हम ऐड करें तो हमारे पास एक इंटीजर ही आता है, और अगर दो नंबर्स पिक करें उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक इंटीजर ही आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो डेल्टा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोयर लॉ। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट S implies that A static B belongs to set S। स्टूडेंट्स हमने सेट S में से कोई दो नंबर पिक करने हैं, उनको ऑपरेट करना है A static B, और जो नंबर आना चाहिए वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट S को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। फॉर ऑल A B C बिलोंग टू सेट S A static B static C = A static B static C। स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल आएंगे, तो ये हमारे पास कौन सा लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट S देयर एग्जिस्ट E बिलोंग टू सेट S सच दैट A static E = E static A = A। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो E है वो आइडेंटिटी है। जिस तरह से अगर हम एडिशन के लिहाज से देखें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है 0, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हम 1 देखें, 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो A static E = E static A किसके इक्वल आ जाएगा, A के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट में क्या है, फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट S देयर एग्जिस्ट A डैश बिलोंग टू सेट S सच दैट A static A डैश = A डैश static A = E। स्टूडेंट्स अगर हम देखें नंबर्स में 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, हमारे पास -2 है। 2 को अगर हम -2 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0। 0 हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में देखें, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है 1/2। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कॉमोटेटिव लॉ। कॉमोटेटिव लॉ क्या है, फॉर ऑल AB बिलोंग टू सेट S सच दैट A static B = B static A। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी या कॉमोटेटिव लॉ। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट्स अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप। स्टूडेंट्स अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पे क्लोयर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन तो उस सेट को हम ग्रुपोइड कहते हैं, और अगर ग्रुपोइड के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो उस सेट को हम सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे तो उस सेट को हम बोलते हैं मोनोइड। अगर मोनोइड के साथ साथ इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाए तो हम उस सेट को कहते हैं ग्रुप। अगर स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ साथ कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो हम उस ग्रुप को कहेंगे वो हमारे पास कौन सा ग्रुप है,
अबिलियन ग्रुप है। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी तरतीब बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लोयर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो हम कहेंगे ग्रुपॉइड, और अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है, टू प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाती है, तो हम कहेंगे जो सेट है वो हमारे पास कौन सा सेट है, वो है सेमी ग्रुप। अगर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाती है तो हम कहेंगे जो हमारे पास सेट है वो हमारे पास है मोनोइड, और अगर इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कहेंगे वो जो सेट है वो हमारे पास कौन सा सेट है, वो ग्रुप है। अगर ग्रुप में फर्दर प्रॉपर्टी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है तो वो जो सेट है वो हमारे पास कौन सा सेट होगा, वो अबिलियन ग्रुप होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज। होल नंबर्स का जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है। हमने इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुपॉइड, सेकंड है सेमी ग्रुप, फिर है मोनोइड, फिर है ग्रुप। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास होल नंबर्स का सेट होता है वो हमारे पास होता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अगर आप ये जानते हैं कि अगर होल नंबर्स में से कोई से 2 नंबर्स पिक करें, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक होल नंबर भी आता है। इसका मतलब क्लोयर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई। नेक्स्ट, जो मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, ये एसोसिएटिव होती है, और अगर आप ये देखें होल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्लोयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर जाएंगी। तो ये हमारे पास कौन सा सेट होगा, ये हमारे पास मोनोइड होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन है ग्रुप, स्टूडेंट्स अगर हम होल नंबर्स में देखें, अगर हम ये देखें कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/2। क्या 1/2 होल नंबर्स में मौजूद है? इसका मतलब जो इन्वर्स है वो होल नंबर्स में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये डेल्टा ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारी है चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोइड। हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सेट मोनोइड है। स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, यहाँ पे 1, 2, 3 सो ऑन 20 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी। अगर हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। 400 तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास मोनोइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं चार्ली ऑप्शन, द सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। स्टूडेंट्स, अगर कोई से 2 इंटीजर्स को आप डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 और 5, 2 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इंटीजर नहीं आएगा, तो ये वाली भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डेल्टा ऑप्शन, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने ये देखना है कि क्या ये मोनोइड है। स्टूडेंट्स, अगर हम स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी, तो ये हमारे पास मोनोइड नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बीटा ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है 1 - 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने ये बताना है कि क्या ये सेट मोनोइड है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी। हम 1 और -1 को पिक करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा। तो आप देखें क्या इस सेट में ये मौजूद है, तो इसका मतलब क्लोयर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये एसोसिएटिव होती है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो 1 है वो यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे क्लोयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास मोनोइड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। इन द सेट G 0, 1, 2, 3, 4 ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 5 इनवर्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेजिड्यू क्लास। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर पे डिवाइड करें, जो हमारे पास रिमाइंडर्स आते हैं उनका जो एक सेट होता है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू क्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें हमें मॉडुलो जो है वो 5 कहा गया है, और इन्वर्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़, हमने 3 का इन्वर्स देखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, इन्वर्स के लिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर्स हैं 2 और -2। 2 को अगर हम -2 में ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 0, तो हम कह देंगे 2 और -2 जो हैं वो एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जिस नंबर पे एंड रिजल्ट 0 आया तो वही हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये जो 3 है, 3 को अगर आप इस 2 में ऐड करें, 3 + 2 करेंगे तो आएगा 5। 5 को आप 5 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 0, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। इसका मतलब जो 3 और 2 हैं ये एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। तो यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं।
इफ़ S is a non-empty set, then identity element in power set of S with respect to union is. स्टूडेंट्स हमारे पास S जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, हमने क्या किया, उसका एक पावर सेट बनाया, हमने ये देखना है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। हमने इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। स्टूडेंट्स आइए इसको एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सेट है ए बी, उसका पावर सेट है हमारे पास 5 हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, फिर है ए बी और ए बी। हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। स्टूडेंट्स अगर हम एम्प्टी सेट को ए के साथ यूनियन करें तो एम्प्टी सेट यूनियन ए हमारे पास ए ही आएगा, आइडेंटिटी से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पावर सेट में हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो एम्प्टी सेट है। स्टूडेंट्स अगर हमें कहा जाता है कि पावर सेट में विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट बताएं तो वो क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ए बी है, ए बी क्या है, सेट एस है, अगर आप इसको बी के साथ इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो बी ही आएगा, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तब हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होनी थी वो हमारी बीटा ऑप्शन होनी थी। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव। हमने इन 4 ऑप्शंस में तो देखना है कि कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें वो है एक्स स्टैटिक वाई इक्वल टू 2xy, अगर हम वाई स्टैटिक एक्स करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव है। इसी तरह अगर हम चार्ली ऑप्शन देखें वो है एक्स स्टैटिक वाई इक्वल टू 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम वाई स्टैटिक एक्स करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगी, ये कॉम्पिटिटिव होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्स स्टैटिक वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर हम वाई स्टैटिक एक्स करेंगे तो वो आएगा वाई प्लस एक्स, तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिटिव है। अगर हम बीटा ऑप्शन देखें वो है एक्स स्टैटिक वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम वाई स्टैटिक एक्स करते हैं, वाई स्टैटिक एक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें जो सेकंड है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे सेकंड क्या है हमारे पास एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट ये है, इन अ सेट एस हैविंग अ बाइनरी ऑपरेशन अ लेफ्ट आइडेंटिटी एंड अ राइट आइडेंटिटी आर सेम। स्टूडेंट्स जो लेफ्ट आइडेंटिटी होती है और जो राइट आइडेंटिटी होती है वो हमेशा सेम होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन अ सेट हैविंग एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स राइट इनवर्स। स्टूडेंट्स जो लेफ्ट इनवर्स होता है वो राइट इनवर्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, अ ग्रुप G इज सेड टू बी अ फाइनाइट ग्रुप इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अदरवाइज G इज इनफाइनाइट ग्रुप। स्टूडेंट्स अगर किसी ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे फाइनाइट ग्रुप, अगर किसी ग्रुप में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैंसलेशन लॉ। इफ ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G देन ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज डैट बी इक्वल टू सी। ए जो है स्टूडेंट्स वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा बी इक्वल टू सी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ए बी बीइंग एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G, solution of the equation ax equal to b is x equal to a inverse b and solution of the equation x into a equal to b is x equal to b a inverse. Next point है स्टूडेंट्स हमारे पास, if a b are elements of a group G then a b का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स और a इनवर्स, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, if G static is a group with E is identity then E is unique. स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी होती है ना ग्रुप में वो हमेशा यूनिक होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ़ G स्टैटिक इज़ अ ग्रुप एंड A बिलोंग टू G देयर इज़ अ यूनिक इन्वर्स ऑफ A इन G। स्टूडेंट्स जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास हमेशा यूनिक होता है। स्टूडेंट्स अब हमारा लेक्चर ओवर हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।